नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर की लाठी। 65 वर्षीय राम प्रताप जी निजी नौकरी से सेवानिवृत्ति हो चुकी थे। आज सुबह अपने नियमित शहर से लौटते वक्त गहरे विचारों में डूब गए। सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मुझे लगता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। और जब जीवन साथी का साथ भी ना हो तो बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके सकता है। रह कर वो अपने गांव के व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। गिनी चुनी गलियां, वो मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वो छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटेगी सब कुछ छूट गया। दरअसल राम प्रताप जी पहले अपनी पत्नी राधा जी और बेटे विकास के साथ गांव में एक साधारण पर सुखी जीवन जीते थे, लेकिन विकास की उस शिक्षा के लिए उन्हें शहर का रुख करना पड़ा। शहर में उन्होंने मेहनत से एक मकान खरीदा और अपनी नन्ही सी दुनिया को फिर से बसाने की कोशिश की, मगर निधि को शायद यह मंजूर नहीं था। शहर आने के 3 साल बाद ही राधा जी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस सदमे में राम प्रताप जी तो दौड़ दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे विकास को माँ बाप दोनों का प्यार देकर वह उसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया। विकास अब अपनी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। उच्च शिक्षा के बाद विकास नौकरी के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई में होशियार था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वही नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की एक लड़के पायल से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो विकास उन्हें कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे। राम प्रताप जी को अपने बेटे से बात हुई भी। परिणाम स्वरूप इस बड़े से शहर में राम प्रताप जी एकदम अकेले हो चुकी थी। आज जब सैर करके राम प्रताप जी घर को लौटे तो आसपास बसे सन्नाटे को दूर करते हुए अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीव उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो बच्चे, कैसे है बहू, कैसी है? इतने दिनों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर उत्साहित राम प्रताप जी ने एक ही सांस में कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद फोन किया, क्या कभी इस बूढ़े बाप की याद नहीं आती? क्या बताओ बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। विकास ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा तो राम प्रताप जी बोले, यह बात तो तुमने सच कही बेटा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। फिर विकास झिझकते हुए बोला, बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तभी राम प्रताप जी ने कहा, कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली बात क्या है? वो बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है, इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोते भी आपका साथ पाकर बहुत खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है, यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चित हो पाएंगे। अपने प्रति बेटे का प्यार देखकर राम प्रताप जी को बहुत अच्छा लगा। अपना देश छोड़ के विदेश में बसना तो वो नहीं चाहती थे, लेकिन फिर सोचने लगे कि बेटे की बात भी तो सही है। उम्र के इस पड़ाव में अकेले रहकर मैं कैसे जीवन जाए, और वैसे भी 5 वर्ष बीत चुके हैं मुझे नौकरी से रिटायर हुए।
कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी आरती को कंधा देने भी न पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रताप जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर विकास बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पे लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर राम प्रताप जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद विकास भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। राम प्रताप जी ने बैंक में भी जो एफडी बनवा कर रखी हुई थी, विकास ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब राम प्रताप जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटी बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वो बहुत अधिक उत्साहित थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। विकास ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पे बैठे, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। राम प्रताप जी वहीं सोफे में बैठ गए और उनका मन अपनी अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले राम प्रताप जी ने अपनी पत्नी राधा जी को कहा था कि घर किराए पे ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु राधा जी तैयार नहीं थी और कहने लगे कि हम किराए पे रहकर तो केवल वर्तमान की आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्ध अवस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। राधा जी भी तो कुछ दिन ही के इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। राधा जी की मृत्यु के कुछ समय बाद विकास भी विदेश चला गया, परंतु उसके जाने के बाद राम प्रताप जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। राम प्रताप जी, जिन्होंने कभी घर का काम नहीं किया था, अब खुद ही खाना पकाने लगे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाले भाई को रख लिया था। अचानक राम प्रताप जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, विकास अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। राम प्रताप जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम राम प्रताप वर्मा है, मेरे बेटे का नाम विकास वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। राम प्रताप जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देकर बताया, जी हाँ, विकास वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट निकलते हुए तो 1 घंटे भी से ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर राम प्रताप जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, परंतु मैडम, उस फ्लाइट में तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो राम प्रताप जी उसे आवाज़ से बोले, तो क्या मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया है मुझे लिए बिना ही? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभल कर उस महिला से बोले, बेटा, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। तो काउंटर पर बैठी महिला ने बात करने के लिए उन्हें फ़ोन दिया, लेकिन राम प्रताप जी विकास को फ़ोन लगाते रह गए, परंतु दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
राम प्रताप जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिर ही पड़ेंगे। राम प्रताप जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वे अपना सर पकड़ के जमीन में धम से बैठ गए। सोचने लगे, यह कैसी चालसाजी है? क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने में ही निछावर कर दिया। बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ, तभी उन्हें अपनी पत्नी की कही गई एक बात याद आई। दादाजी मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर विकास ही तो हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? यह एक खिलौना मांगता था तो हम 2 लाख कर देते थे। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितनी पावर बेले थे, कितने ही लोग आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थे कि वो किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वो कहता था, जब सार्थ नहीं हो तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस अवचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब अपने भाई के दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच में कटुरता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा तो मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर राम प्रताप जी का ध्यान टूटा। वो कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया है। अब मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले जाए मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर राम प्रताप जी पास रखे बेंच पे सहारा लेकर खड़े हो गए। एक बार फिर वो काउंटर पे गए और अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी सोच नहीं रहा था। लड़खड़ाते कदमों से और टूकी दिल से वे एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वो मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं था। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ, यह सोचते हुए वे बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे बाद राम प्रताप जी अपने बड़े भाई मनोज के घर पहुँचे। थकान और मन की उथल पुथल उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। डोरबेल बजते ही नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और औपचारिक लहर में पूछा, जी किससे मिलना है? मनोज भैया घर पे हैं? राम प्रताप जी की आवाज़ में हल्की सी कम करी थी। जी हाँ बाबूजी तो है, लेकिन आपको? नौकरानी ने सभ्य भरी नज़रों से उन्हें देखा। उनसे कहो उनका छोटा भाई राम प्रताप आया है, उन्होंने जवाब दिया। आवाज़ में गहरी उदासी समाई हुई थी। तभी मनोज बाहर आए। अपने छोटे भाई को इस हालत में देखकर उनके चेहरे पे हैरानी और चिंता का मिश्रण भाव उभर आया। राम प्रताप जी का सबर और ना टिक सका। उनके आंसुओं का बांध टूट गया और वे फूट फूट के रोने लगे, मानो सारी पीड़ा आंसुओं की धारा में बह निकली हो। मनोज ने तुरंत उन्हें सहारा देकर अंदर बुलाया और पास बैठाकर पूछा, राम प्रताप यह क्या हल बना रखा है? आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? लेकिन राम प्रताप जी की जुबान जैसे थम से गई थी। शब्दों की जगह उनके दिल का दर्द बस आंसू के जरिए बाहर आ रहा था। वे चाहते थे कि भाई एक कांधे पे सर रखकर सारी तकलीफें रो रो कर हल्के कर ले। उनकी आंखों से अश्रुधारा अरगल बह रही थी, मानो हर बूंद में कोई अनकही कहानी समाई हो। मनोज ने बिना देर की नौकरानी को पानी लाने का इशारा किया और फिर प्यार भरे
लेकिन चिंतित स्वर में दोहराया, भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हारी यह हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। राम प्रताप जी का दिल भारी था, मानो उसकी जिंदगी की मेहनत और उम्मीदें एक पल में बिखर गई हो। भैया, उनकी आवाज़ दर्द में कांप रही थी। मैंने विकास के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसे पढ़ाने लिखाने, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैंने अपनी हर सांस निछावर कर दी, और बदले में यह सलूक किया। माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिन के लिए पालते पोसते हैं। आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। उनकी आवाज़ में गुस्सा और लाचारी का मिश्रण था। अब मैं क्या करूँ भैया? वे टूट स्वर में बोले, इस उम्र में नौकरी तो नहीं कर सकता, शायद मेरे लिए वृद्धाश्रम ही ठीक हो। क्या कहते कहते उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, जो उनके भीतर उमड़ रहे तूफान को बयां कर रही थी। हर बोल में उनकी निराशा, उनका दर्द और उनकी उम्मीदें साफ झलक रही थी। मनोज का दिल अपने छोटे भाई की हालत देखकर पसीज गया। उनकी आंखें भी नम हो गई। वासिस पर बोले, राम प्रताप, यह क्या कह रहे हो? जो इंसान हमेशा आत्मसम्मान से सिर उठाकर जिए, वो आज वृद्धाश्रम की बात कर रहा है। या तो तेरा भी उतना ही है जितना मेरा। जब से अनुराधा की शादी के बाद तुम्हारी भाभी इस दुनिया को छोड़कर गई है, मैं भी तो अकेला हूँ। तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चला आया। अब हम दोनों भाई मिलकर यह बाकी का समय हंसी खुशी बिताएंगे। यह कहते हुए मनोज ने राम प्रताप जी को बाहों में भर लिया, जैसे अपने प्यार और सहारे से उनके सारे दुख हल्के कर देना चाहते हो। राम प्रताप जी को उनके शब्दों से कुछ सुकून तो मिला, लेकिन मन में एक भूख सी उठ रही थी। वे अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थे। उनके चेहरे पर राहत के साथ साथ एक अनकही चिंता अभी भी बनी हुई थी। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी अनुराधा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। अनुराधा उसके पास बैठकर उनका हाल चाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनकी हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि विकास चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह ही अनुराधा रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब उनके पिताजी और चाचा जी खाने की मेज पर बैठे तो उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ता परोसा और थोड़ी ही देर बाद एक अलग कमरे में चली गई। राम प्रताप जी ने देखा कि अनुराधा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर राम प्रताप जी के मन में कुछ ख्याल आया, और जब अनुराधा बाहर आई तो उन्होंने अनुराधा से कहा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर अनुराधा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छा विकल्प है। यह काम करने के लिए न तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और न ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। मैं इस काम में मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए अनुराधा ने राम प्रताप जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वे अपने फ़ोन पे ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त रहने लगे थे। अब वो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट थे, परंतु वो गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने का बारे में सोचा, और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी अनुराधा ने की। अनुराधा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनकी कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी, और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रताप जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बहुत
बड़ी जगह उपलब्ध करा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। विकास ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वो कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता से पैसे धोखाधड़ी से हथियार लिए थे, उसी दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसे सारे पैसे हथियार लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी, अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पे बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत आ गए। भारत लौटकर विकास अपनी पत्नी के और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितनी देर इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा था कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। जिस ससुराल में आने पे उसे हमेशा सम्मान दिया जाता था, अब उसी के घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। उसके खुद के कर्म अब उसके सामने आ रहे थे। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में छिपी एक खबर के साथ अपने पिता की फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। खबर में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते बल्कि अपने दम पे मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करने अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री राम प्रताप वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज बुजुर्गों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल कायम की। वे इस समाज के उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का जिम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर विकास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वो दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गया था, आज वो अपने दम पे इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छिपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, विकास भी मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चिल्लाया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वे दोनों तो बस देखते ही रह गए। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड ने पूछने पर उसे बताया कि उन्हें राम प्रताप जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बैठाकर राम प्रताप जी को बुलाने चला गया। जैसे ही राम प्रताप जी अपने ऑफिस में आए तो विकास उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता जिनके चेहरे पे कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पे आत्मसम्मान आत्मविश्वास भरी चमक रही थी। जैसे ही राम प्रताप जी अपने ऑफिस में आए तो उनके आते ही उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। राम प्रताप जी अपने बेटे विकास को अपने पैरों में अचानक देख हैरान रह गया। तभी विकास बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में आकर आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानते पिताजी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हम लोग बहुत मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपके ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर राम प्रताप जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेले बढ़ने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी अनुराधा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बना अपने आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब छोड़ी बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया।
उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत में गुजर रही हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। आप ही बताइए हम कैसे गुजार करें। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी तो है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए। तभी विकास अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दे तो। राम प्रताप ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। अब इस उम्र में इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फुटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वो खुद देखो, लेकिन मुझे उम्मीद लगाकर मेरे पास कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा वो अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले राम प्रताप जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटका कर वापस आ गए। अब उसके पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।